हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं राजभाषा के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि सभी केंद्रीय परीक्षाओं का डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं एलडीसी, उसमें 10 नंबर का पूछा जाता है और इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। राजभाषा राजभाषा है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद हिंदी के रूप में हुई। राजभाषा हमारी हिंदी है और जिसकी लिपि देवनागरी है। संविधान में राजभाषा की जो संरचना है वो अनुसूची 8 में है और किस किस भाग में है, तो भाग 5, भाग 6 और भाग 17 से संबंधित है। जिसमें भाग 5 जो है आर्टिकल 120 से संबंधित है, भाग 6 जो है 210 से संबंधित है और भाग जो 17 है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक से संबंधित है। तो टोटल जो हमारे अनुच्छेद हैं वो कितने हुए? भाग 5 से 1 हो गए, देखते हैं हम लोग। भाग 5 से 1 हो गए, भाग 6 से 1 हो गए और भाग 17 से 9 हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 11 हो गए। तो अध्याय 1 जो है भाग नहीं, हम लोग भाग 17 को जो है 4 अध्याय में बांटते हैं। जिसमें अध्याय 1 है संघ की राजभाषा, मतलब केंद्र की राजभाषा। वो संबंधित है आर्टिकल 343 और 344 से। अध्याय 2 जो है प्रादेशिक भाषा, मतलब राज्य की भाषा, वो संबंधित है 345, 346 और 347 से। अध्याय 3 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषाएं, जो संबंधित है 348, 349 से। और अध्याय 4 जो है विशेष निर्देश है, इसमें 350, 351 है। तो आर्टिकल जो 120 है, जो कि भाग 5 से संबंधित है, वो क्या कहता है? वो कहता है संसद में प्रयोग होने वाली भाषा जो है हिंदी या इंग्लिश होगी। संसद में जो भाषा प्रयोग होगा या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। आर्टिकल 210 जो भाग 6 से संबंधित है, वो कहता है विधानमंडल, जो कि राज्यों में होता है, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा होगी जो हिंदी या इंग्लिश में होगी। ये आर्टिकल हमारा 210 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 343 का एक, आर्टिकल 343 का एक जो है भाग 17 से संबंधित है। वो कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगा। आर्टिकल 343 का 2 कहता है संविधान लागू होने से 15 वर्षों, मतलब संविधान 1950 में लागू हुआ, उससे 15 वर्ष 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि हिंदी में काम करो। कब कब दिया? कब कब दिए? दिए 1952 में, 1955 में और 1960 में। 3 बार राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि आप लोग हिंदी में काम कीजिए। तो आर्टिकल 344 का 1 कहता है राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग का गठन, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को, और जिसका 1 साल बाद उसका रिपोर्ट आया 1956 में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राजभाषा आयोग का गठन हुआ तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। आर्टिकल 344 का 4 कहता है कि संसदीय समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1956 में। 1956 में संसदीय समिति का गठन हुआ। ये भी आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, भी आई है, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है ये? आर्टिकल 344 के 4 के तहत संसदीय समिति का गठन किया गया 1956 में, जिसमें 30 सदस्य होते हैं संसदीय समिति में, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे उस समय? गोविंद वल्लभ पंत। एक देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है राजभाषा आयोग का गठन, जिसका राजभाषा आयोग है वो, उसका अध्यक्ष बीजी खेर थे। आइए संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत हैं। आर्टिकल 345 है राज्यों की राजभाषा। राज्यों की राजभाषा जैसे कि यूपी में हिंदी बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी। तो राज्य जो है अपनी राजभाषा स्वयं चुन सकता है, ये अधिकार है राज्य को। और वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 345 से संबंधित है। आर्टिकल 346 जो है कहता है राज्य से या राज्य संघ से किस तरह से बातचीत करेगा, किस भाषा का प्रयोग करेगा? तो वो भाषा है हिंदी या
इंग्लिश में बात करेगा राज्य से या राज्य संघ से, वो किस में है? आर्टिकल 346 में। आर्टिकल 347 कहता है किसी नई भाषा को मान्यता देना। अगर राज्य चाहे तो राष्ट्रपति मान्यता दे सकता है, जैसे नागालैंड में अंग्रेजी को मान्यता दिया गया। तो उसी तरह से आर्टिकल 347 कहता है कि कोई नई भाषा अगर किसी को अडॉप्ट करना है तो भाई राष्ट्रपति से मिलिए, राष्ट्रपति मान्यता देते हैं तो आपका हो जाएगा। आर्टिकल 348 कहता है न्यायालयों व विधान की भाषा, न्यायालय या विधान की भाषा। आर्टिकल 348 का एक कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा जो है अंग्रेजी होगी। जैसे सभी बिल, अधिनियम, संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में होती है, ये आर्टिकल 348 कहता है। आर्टिकल 350 का एक क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान। आप प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को तो उसमें मातृभाषा पहले सिखाइए, तो आर्टिकल 350 का एक कहता है प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान होना चाहिए। जैसे राजस्थान में राजस्थानी या हिंदी, तमिलनाडु में तमिल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, तो यही कहता है आर्टिकल आपका 350 का ए। आगे चलते हैं, आगे है अनुसूची 8। अनुसूची 8 है जो संविधान अनुच्छेद 344 के 1 एवं 351 से लिया गया है। अनुसूची 8 है जो संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 एवं 351 से लिया गया है, जिसमें 14 भाषाएं जो है संविधान लागू के समय थीं। अनुसूची 8 में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। कब? जब संविधान लागू हुआ। लेकिन अभी इसमें कितने भाषा हैं? इसमें तो अभी जुड़ते गए हैं भाषा, अभी 22 भाषाएं हैं। इसमें पहली भाषा जो नई पहली भाषा यानी 15वीं भाषा कब जुड़ा? 15वीं भाषा जो है वो सिंधी है, 1967 में जुड़ा, और संविधान का 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद कौन कौन से जुड़े? उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसके तहत नमक को जोड़ा गया। नमक मतलब क्या? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 1992 में। उसके बाद अभी लेटेस्ट 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को। तो इस तरह से 8 भाषाएं और जुड़े हैं 15वीं के साथ। 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी, जो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में है, उसके तहत नमक को जोड़ा गया। आप इसको नमक के तरह याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 2003 लेटेस्ट है जिसमें 92वां संविधान संशोधन हुआ और मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को जोड़ा गया। राजभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? राजभाषा दिवस, यही VVI क्वेश्चन है। राजभाषा दिवस बहुत बार पूछता है। राजभाषा दिवस, राजभाषा दिवस पहली बार 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। राजभाषा पखवाड़ा हुआ, ये तो दिवस हुआ एक दिन का, पखवाड़ा जो कि 14 दिनों का होता है। तो राजभाषा पखवाड़ा 14 से 28 सितंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ तब से मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? क्वेश्चन आते हैं कभी कभी ये। प्रथम हिंदी समाचार पत्र तो उडंट मार्टंड था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उडंट मार्टंड। लेकिन वित्तीय संकट के कारण 1827 में इसको बंद कर दिया गया। पैसा सब कुछ कराता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, 1960 में स्थापित हुआ। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, 1960 में स्थापित हुआ। रेल बजट का हिंदी में अनुवाद प्रथम बार कब हुआ? रेल बजट का हिंदी में अनुवाद कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे 1956 में, तब रेल बजट का हिंदी में प्रथम बार अनुवाद हुआ। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963, ये भी VVI है, इसको अच्छे से समझिएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 का जो है
जो संशोधित हुआ 16/12/1967 को। तो राजभाषा अधिनियम 1963। पहले देखिए, एक था राजभाषा नियम, नहीं राजभाषा अधिनियम था एक, और एक राजभाषा नियम, एक संसदीय समिति, 3-4 चीज़ है उसमें। सबसे पहले फिर से समझिए, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, 7 जून 1955 को। रिपोर्ट 1956 में हुआ था, अध्यक्ष जिसके बीजी खेर थे, एक वो हुआ। फिर उसके बाद हो गया संसदीय समिति का गठन 1956 में, जिसमें सदस्य 30 होते हैं, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। अब ये है जो भी आई है, तो इसको स्टार मार लीजिए। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित हुआ 16 दिसंबर 1967 को, 4 साल बाद। इसमें कुल कितने धारा हैं? 9 धारा हैं। ये भी आई है, बहुत बार पूछता है कि लागू कब हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 लागू कब हुआ? 10 मई 1963 को लागू हुआ। और धारा 3 का राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 को 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया। क्या कहता है धारा 3 राजभाषा अधिनियम 1963 का धारा 3 का 3 क्या कहता है? तो सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 26/1/1965 के बाद भी जारी रहेगा, जो कि पहले कहा गया था आर्टिकल 343 के 2 के तहत कहा गया था कि संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी मान्य होगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ कह रहा है राजभाषा अधिनियम 1963 जो बना उसमें 3 कहता है कि 26 जनवरी 1965 को जो लागू हुआ वो कह रहा है सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1965 के बाद भी लागू रहेगा, यानी जारी रहेगा। इसके तहत 14 दस्तावेज हैं जो द्विभाषी होंगे, कंपलसरी है कि होना ही होना है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ कहीं। पहला संकल्प, दूसरा सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, 5वां करार, 6ठा लाइसेंस, 7वां परमिट अथवा संविदा कॉन्ट्रैक्ट, 9वां प्रेस विज्ञापित नोट। ये 10वां संकल्प रिपीट हो गया। इसके जगह पे क्या होगा? इसके जगह पे होगा निविदा प्रपत्र। क्या होगा? लिख लीजिएगा आप लोग, निविदा प्रपत्र होगा, निविदा प्रपत्र। सूचनाएं है 11वां, 12 संसद में प्रयुक्त सरकारी कागजात। आप इसको ना लिख के, इसको भी मिस्टेक हुआ है हमसे, इसमें लिखा जा सकता है निविदा सूचनाएं, टेंडर या निविदा सूचनाएं, इसको आप लिख सकते हैं 12 नंबर, टेंडर या निविदा सूचनाएं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। 13 है संसद में प्रयुक्त सरकारी प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, और 14 है प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, संसद के अलावा भी रिपोर्ट होते हैं वो हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है धारा 4 का 1, राज्यभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का 1 क्या कहता है? संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है 1976 में हुआ, अध्यक्ष ओम मेहता बने। किसके तहत? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के 1 के तहत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में हुआ, जिसके अध्यक्ष ओम मेहता थे। धारा 6-7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। 1963 की धारा 6-7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। धारा 8 जो है केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है, धारा 8। इसमें देखिए कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए इसको अच्छे से किया गया। संसदीय समिति 1956, एक है संसदीय समिति 1956 जिसका गठन हुआ आर्टिकल 344 के 4 के तहत, और एक है संसदीय राजभाषा समिति 1976। यहाँ कन्फ्यूजन होगा, संसदीय मैच कर रहा है, तो संसदीय एक समिति है जिसका 1956 में गठन हुआ आर्टिकल 344 के 4 के तहत, और एक है संसदीय राजभाषा समिति 1976 जिसका राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा राजभाषा
अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत हुआ है। इसका आर्टिकल 344 के 4 के तहत हुआ था, जिसमें 30 सदस्य थे, लोकसभा राज्यसभा। ये 344 के 4 के तहत हुआ। और इस संसदीय राजभाषा समिति 1976 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत हुआ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या कहता है। अभी तो हमने देखा राजभाषा अधिनियम 1963, अब है राजभाषा नियम 1976। ये भी आई है, इसको भी ध्यान पूर्वक सुनिए। तो राजभाषा नियम 1963 जो है पारित हुआ 17 जुलाई 1976 को। कब हुआ? 17 जुलाई 1976 को। ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई। राजभाषा नियम 1976 पारित हुआ 17 जुलाई 1976 को, जिसका संशोधन 3 बार हो चुका है अभी तक। अभी वही चल रहा है राजभाषा नियम 1976, जिसमें 3 बार संशोधन हुए। कब कब हुए ये भी पूछता है। 1987 में हुए, 2007 में हुए और 2011 में हुए। इसको याद कर लेना है। संशोधन राजभाषा नियम 1976 में 3 बार संशोधन हो चुके हैं, 1987, 2007 और 2011 में। लागू कब हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत लागू कहाँ कहाँ हुआ? तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारत में राजभाषा नियम 1976 लागू हुआ। कुल कितने नियम हैं? कुल 12 नियम है इसमें। नियम 1 क्या कहता है? राजभाषा नियम 1976 जो पारित 17 जुलाई 1976 को हुआ, उसका नियम 1 क्या कहता है? 1 कहता है कि संक्षिप्त नाम जो है इसका क्या होगा? राजभाषा नियम 1976 होगा। क्या कहता है? कहा तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हो। कहाँ लागू नहीं होगा? राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम 1976 कहाँ लागू नहीं होगा? तो राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। इसका नियम 2 कहता है अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 केंद्र सरकार के कार्यालय पर लागू होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो हैं क ख ग 3 क्षेत्रों में बांटे जाएंगे। कितने क्षेत्रों में बांटे जाएंगे? राजभाषा के हिसाब से 3 क्षेत्र हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कर्मचारी को क ख ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नियम 3 कहता है केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कैसे होगा भाई? वार्तालाप, पत्राचार कैसे होगा? तो क क्षेत्र में जो पत्र हैं वो हिंदी में लिखे जाएंगे। अंग्रेजी के में अगर लिख रहे हैं तो उसके साथ हिंदी में अनुवाद होगा। ख क्षेत्र में भेज रहे हैं तो हिंदी या अंग्रेजी में लिखेंगे, और ग क्षेत्र में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखेंगे, और ग क्षेत्र से क या ख क्षेत्र में लिख रहे हैं तो हिंदी या अंग्रेजी में लिखेंगे। नियम 4 कहता है केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार नियम 3 के तहत होगा। मतलब जैसा इसमें है वैसा इसमें भी होगा। नियम 5 कहता है हिंदी में प्राप्त पत्र के अंदर हिंदी में देना है। ये जरूरी है कि अगर हिंदी में कोई लेटर प्राप्त हुआ है तो उसका आंसर भी हिंदी में ही देना है। ये नियम 5 कहता है। नेक्स्ट है नियम 6 हिंदी व अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। ये तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत सभी दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में हो गए। और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक क्वेश्चन पूछता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा भाई उसका, कि नहीं हुआ तो वो जिम्मेदारी जो उस पर साइनिंग अथॉरिटी होगा, हस्ताक्षर करता होगा, वो होगा जिम्मेदार। नियम 7 कहता है वो जो 14 को था ना दस्तावेज, उसकी बात हो रहा है ये। नियम 7 कहता है कि आवेदन, अभ्यावेदन आदि जो है कर्मचारी आवेदन या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। उसका उत्तर भी उसी भाषा में देना होगा। नियम 8 कहता है केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में टिप्पणियाँ होंगी, फाइलों पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी एक भाषा में होगी। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी, यहाँ नोट करने वाली बात है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के लिए टिप्पणी हिंदी में देना होगा। प्रवीणता, प्रागत और ये सब बाद में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए, इसी में सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन इसको देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और मैं नोट्स भी दे दूंगा। कार्यालय प्रमुख हिंदी में कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है। जो कार्यालय का हेड होगा वो आपको हिंदी में कार्य करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कि नहीं भाई हिंदी में काम करो। नियम 9 कहता है हिंदी में प्रवीणता। यदि कर्मचारी ने, हिंदी में प्रवीणता कौन है? तो ये कह रहा है यदि कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा, 10वीं का परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से पास की है, यदि स्नातक परीक्षा या उसके उच्चतर परीक्षा में हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, तो कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहलाएगा। कौन कौन कहलाएगा देखिए,
या तो वो 10वां क्लास में पास किया हो, या तो उससे हायर स्टडी में कोई एक सब्जेक्ट के रूप में उसका हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो, तो वो प्रवीणता प्राप्त कहलाएगा। नियम 10 का ये कहता है कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना यदि किसे कहा जाएगा, यदि कर्मचारी ने मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय में साथ उत्तीर्ण की हो। ये सीधा सीधा कह रहा है कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान किसे कहा जाएगा। तो यदि कर्मचारी ने मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, या केंद्र सरकार की हिंदी परीक्षा योजना में या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो वह हिंदी में कार्यसाधक समझा जाएगा। सीधा सीधी बात है। या तो मैट्रिक पास कर ले हिंदी के साथ, या तो केंद्र सरकार जो आयोजित करती है एग्जाम वगैरह उसमें पास कर ले, तो वो हिंदी का कार्यसाधक समझा जाएगा। नियम 10 का भी कहता है यदि किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी जो है हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं या उनके पास ज्ञान है, तो वह कार्यालय हिंदी का कार्यसाधक प्राप्त समझा जाएगा। इन कार्यालय को जो नाम है राज्य पत्र में अधिसूचित होंगे कि ये कार्यालय जो है हिंदी प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राजभाषा नियम 1976 का ऐसा नियम है। तो नियम 11 कहता है कि मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी ज्ञान, अन्य संहिता लेखन आदि हिंदी में होंगे, अंग्रेजी में होंगे। नियम 11 का एक कहता है गवर्नमेंट ऑफिस सभी मैनुअल, संहिता, प्रक्रिया, साहित्य द्विभाषी में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। नियम 12 कहता है ऑफिस में रजिस्ट्रों के प्रारूप शीर्ष द्विभाषी होंगे। नियम 11 का 3 कहता है ऑफिस में सभी नामपत्र, ऑफिस में जो नाम पत्र नेम प्लेट होता है टेबल पर रखा हुआ, सूचना पट, पत्र शीर्ष, लिफाफा द्विभाषी होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में होंगे। राजभाषा नियम 1976 का नियम 12 क्या कहता है अनुपालना का उत्तरदायित्व, हिंदी को पालन करवाना का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि नियमों का पालन कौन करेगा? कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान करेंगे कि हिंदी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नियम 12 का 2 कहता है समय समय पर वह निर्देश जारी करेंगे। क्या निर्देश जारी करेंगे? कि हिंदी में काम करें, हिंदी में लेटर लिखें, हिंदी में वार्तालाप करें। नियम 2 जो इसका राजभाषा नियम 1976 का नियम 2 था, जिसमें हम बोले थे कि क ख ग क्षेत्र में देख लीजिए, अब ये वाला था क ख ग क्षेत्र, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, ये क ख ग क्षेत्र। तो क ख ग क्षेत्र को कौन कौन है उसको हम लोग बांटने का काम करते हैं। तो नियम 2 में परिभाषित क ख और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? आप अनुमान लगाइए कहाँ कहाँ हिंदी बोला जाता है। तो उसमें ये सब स्टेट हैं, इसको अच्छे से देखना है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको स्टेट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र से संबंधित कौन से स्टेट हैं, तो अच्छे से इसको याद करना है। क क्षेत्र में है बिहार, हिंदी भाषी है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हैं। कौन कौन है एक बार फिर से देखिए, बिहार, जूम इन करके देखिए, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब जो है हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, क क्षेत्र में आते हैं। ख क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो जो हिंदी थोड़ा थोड़ा जानते हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीप दादर नगर हवेली, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश, ये 2 हो गए। कौन कौन से स्टेट हैं ख क्षेत्र में? मात्र गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बाकी तो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ग क्षेत्र जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वो क्षेत्र है, सीधा सीधी जानिए। मतलब क क्षेत्र ख क्षेत्र को छोड़कर जितने भी हैं सब ग क्षेत्र में आ जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी। इसमें आपका 7 सिस्टर हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, और ऊपर के जम्मू कश्मीर हैं,
असम तो आपके हो गए नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट, मेघालय नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट। तमिलनाडु तो आपको पहले से ही पता है कि एक्सेप्शनल में ऊपर में दिया गया था, जहाँ पर लागू ही नहीं होता है 1963, है ना। आपका कन्फ्यूजन में आएगा उड़ीसा। उड़ीसा ग क्षेत्र में आती है, इस बात को याद रखना है। पश्चिम बंगाल भी ग क्षेत्र में आते हैं और पुडुचेरी संघ भी, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ऐसा है कि क क्षेत्र जो अपना है वो हिंदी क्षेत्र है, ख क्षेत्र है जिसको हिंदी या अंग्रेजी आती है, बट ग क्षेत्र जो है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है और अपनी लोकल लैंग्वेज आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी का जो ट्रेनिंग देती है सरकार ऑन जॉब, जिसमें पास करने पर पैसे भी मिलते हैं, तो देखिए क्या क्या है, कैसा कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसमें कुल देखिए, ये अच्छा है, ये याद होने वाला है, इसमें कुछ ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है, तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, बस ध्यान से देखिए। इसमें कहता है कि हिंदी प्रशिक्षण जो है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, जो कि 21/8/1985, 21 अगस्त 1985 को स्टार्ट हुआ हिंदी का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना। तो पहले शिक्षा मंत्रालय 1955 के तहत दिया जाता था, गृह मंत्रालय राज्य भाषा विभाग के द्वारा। रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का स्थापना जो हुआ 1960 में किया गया। कब किया गया? 1960 में रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग विभाग। हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवा के अंतर्गत प्रशिक्षण 1960 से शुरू हुआ। कब से हुआ? 1960 से हुआ, 1960 से। पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण, पत्र के ही माध्यम से हिंदी में लैंग्वेज का ट्रेनिंग कब से? 1990 से हुआ, पत्राचार द्वारा। रेलवे बोर्ड ने हिंदी सहायक का पद सृजन कब किया? 1952 में। राष्ट्रपति ने जब आदेश दिया 1952, 1956 में, 1960 में, तो क्या हुआ? रेलवे बोर्ड का हिंदी सहायक पद का सृजन हुआ 1952 में राष्ट्रपति के आदेश पर। राज्य भाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 2003 में मनाई गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड ने हिंदी सहायक का पद सृजन कब हुआ? 1952 में हुआ, राष्ट्रपति के आदेश पर। राजभाषा हिंदी को स्वर्ण जयंती मनाया 2003 में। राज्यभाषा संकल्प, राज्यभाषा जो संकल्प है 1968 में हुआ। वार्षिक कार्यक्रम जारी कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। हिंदी सलाहकार समिति, इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी सलाहकार समिति 1963 में बना, जिसमें कौन थे? श्री ललित नारायण मिश्र थे, अध्यक्ष हैं। हिंदी सलाहकार समिति 1963 में बना, जिसके अध्यक्ष श्री ललित नारायण मिश्र हैं। कुल पाठ्यक्रम, अब देखिए कि कितने प्रकार के ट्रेनिंग दिए जाते हैं, तो कुल 4 प्रकार के ट्रेनिंग दिए जाते हैं। परीक्षा जो होती है 2 बार होती है साल में, मई में होती है और नवंबर में होती है। कुल 2 बार परीक्षा होती है इसकी ट्रेनिंग की, उसमें पास करना होता है। तो हिंदी शिक्षण योजना में प्रमुख परीक्षा जो है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। किसी का नाम पारंगत होता है तो मतलब सब कुछ जानता है उस विषय में। मतलब तो कौन कौन होते हैं? प्रबोध होते हैं, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। पारंगत के अंतर्गत हिंदी टंकन और आशुलिपि परीक्षा आती है, टाइपिंग और स्टेनो आता है। तो प्रबोध को हम लोग समझते हैं, ये बहुत मजा आएगा इसको समझने में, ना मजा ही आ जाएगा। मतलब आप ध्यान से सुनिए या देखिए इसको। प्रबोध जो है प्राइमरी कक्षा के इक्विवेलेंट है, 5वीं कक्षा का समकक्ष प्रबोध है। प्रबोध, इसमें पुरस्कार की राशि तय की जाती है पास करने पर, जितने ज़्यादा नंबर लाइए उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। प्रबोध जो है सबसे ज़्यादा दिन, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा में सबसे ज़्यादा दिन का कोर्स है, जो टोटल 25 दिन का कोर्स है। पुरस्कार है इसमें 70% प्लस अंक आप लाएँ एग्जाम में तो आपको मिलेंगे 1600 रुपया। 60 से 70% लाएँ तो मिलेगा 800 रुपया, और 55 से 60% लाएँ तो 400 रुपया आपको मिलेंगे। मतलब इसका आधा है। मतलब प्रबोध में आप 70% प्लस अंक लाएंगे तो 1600, 60 से 70% 800 और 55 से 60% 400 रुपया मिलेंगे।
उसके बाद आइए भाई 5वां से आगे बढ़िए आप। तो प्रवीण जो है 8वीं कक्षा के समकक्ष है, जिसमें पुरस्कार 70% प्लस लाने पर 1800 रुपया है, 60 से 70% पर 1200 रुपया है और 55 से 60% पर 600 रुपया। इसमें थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब पहला में 200, फिर इसमें बढ़ गया 400, इसमें 200 बढ़ गया भाई। तो 70% प्लस अंक 1800, 60 से 70% 1200 और 55 से 60% 600 रुपया है। ये 20 दिनों का कोर्स है, देखिए घटते जा रहा है। पहला वाला 25 दिन का कोर्स था प्रबोध, प्रवीण जो है 20 दिन का कोर्स है, और देखिए प्रज्ञा 15 दिन का कोर्स होगा। प्रज्ञा है 10वीं कक्षा के समकक्ष, मतलब मैट्रिक के इक्विवेलेंट है ये। पुरस्कार 70% प्लस अंक लाएंगे तो 2400 रुपया, 60 से 70% 1600 और 55 से 60% 800। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, अब बड़ा हो गए हैं। मतलब 70% प्लस अंक लाते हैं अगर हम प्रज्ञा में तो 2400 रुपया, 60 से 70% 1600 और 55 से 60% 800। इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ, याद भी दिला दूंगा, याद भी करा दूंगा। आप ऐसे देखिए, यहाँ 1600 है, यहाँ 1800 है, यहाँ 2400 है, 800, 1200, 1600। बस आपको देखना है कि बीच में 60 से 70% वाला में सब में 400 रुपया बढ़ रहा है, इससे इसका 400 रुपया बढ़ गया है। 8 4 1200, 12 4 1600। इसमें नीचे वाला में आपको देखना है मात्र 200 रुपया बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 400 है, यहाँ 600 है, यहाँ 800 है। ऊपर वाला में थोड़ा लोचा है कि पहले 200 1600 से 200 1800 हुआ, फिर 600 बढ़ा है। बाकी सब तो सेट है भाई। बीच वाला में 400 बढ़ रहा है, 8 4 1200, 12 4 1600, नीचे 4 2 600, 2 800। कुछ नहीं है करना, 25 दिन 20 दिन 15 दिन 5 दिन घटा दीजिए, हो गया। वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। अब देखिए चौथा जो कोर्स है पारंगत कोर्स है। चौथा जो पारंगत है, जिसमें आपका आशुलिपि या टंकन है, उसमें तो और कोई टेंशन ही नहीं है भाई। हिंदी टंकन, हिंदी टाइपिंग। पुरस्कार है इसमें परसेंटेज 97% प्लस अंक लाते हैं तो 2400। अब जो आपको टाइपिंग है और स्टेनो है, इसका जो है मैट्रिक के समकक्ष वाली बात होगा प्राइज मनी। पुरस्कार इसका देखिए 97% प्लस अंक लाते हैं तो आपको 2400 रुपया, 95 से 97 लाते हैं तो 1600 रुपया, अब 90 से 95 लाते हैं तो 800 रुपया मिलेंगे आपको। हिंदी टाइपिंग में अगर आप 97% प्लस अंक लाते हैं तो टेंथ के इक्विवेलेंट वाला प्रज्ञा के बराबर पैसे मिलेंगे, 2400 रुपया। 95 से 97 1600, 90 से 95% अगर लाते हैं तो 800 रुपया। आशुलिपि हिंदी मतलब ये हो गया आपका स्टेनो। पुरस्कार राशि इसमें भी वही सेम है, 95% प्लस अंक लाते हैं तो 2400, 92 से 95 1600 और 88 से 92 800 रुपया। ये हो गए हैं आपके स्टेनो की बात। आप अपने प्रयास से, मतलब अपना पैसा लगा के ये कहीं से आप सीखते हैं तो आपको प्रबोध के लिए 1600 दिया जाएगा। इसमें सबका हाईएस्ट मनी दिया जाएगा। प्रबोध का 1600, प्रवीण का 1800 और प्रज्ञा का 2400 रुपया दिया जाएगा। निजी प्रयास, इसमें देखिए लिख रहा है निजी प्रयास से। टंकन, टंकन का 1600 रुपया दिया जाएगा। टाइपिंग का आशुलिपि का 3000 दिया जाएगा। आप अपने से करते हैं इसका व्यवस्था तो। अब देखिए इसमें जो है सरकार पुरस्कार भी देती है प्रोत्साहन के लिए कि चलिए तब तो सीखिए। तो राज्य भाषा संबंधित कुछ पुरस्कार हैं जिसे आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, स्वाद हो जाएगा। तो इसमें है पहला कमलापति त्रिपाठी राज्य भाषा पुरस्कार, 1 से 10 को दिया जाता है। कौन से? कमलापति त्रिपाठी राज्य भाषा पुरस्कार, जिसका 1 से 10 को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जीएम या उससे उच्चतर स्तर के अधिकारी को दिया जाता है कमलापति पुरस्कार। 10,000 और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है इसमें। कमलापति त्रिपाठी पुरस्कार में 10,000 और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। दूसरा है रेल मंत्री राज्य भाषा पदक पुरस्कार। इसमें रजत पदक दिया जाता है, स्वर्ण पदक नहीं, रजत पदक 30 से 10 को दिया जाता है। ये बात याद रखना, 30 से 10 को। इस भी हायर लेवल का है। एसएजी व उच्च को दिया जाता है। एसएजी व उच्च अधिकारी को दिया जाता है। इसमें 8,000 और रजत पदक दिया जाता है। उसमें 10,000 और एक स्वर्ण पदक था, इसमें 8,000 और एक रजत पदक है। ये है रेल मंत्री राजभाषा पदक, वो है कमलापति त्रिपाठी।
अब है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, इसमें पैसा तो कम पूछता है लेकिन एक क्वेश्चन भी आई है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, पूछना ही पूछना है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये होता है, तो इसका आंसर यही है कि तकनीकी विषय पर पुस्तक लिखता है उसको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिलता है। तो फर्स्ट प्राइज इसका 20,000 रुपया, सेकेंड प्राइज 10,000 रुपया और थर्ड प्राइज 7,000 रुपया है। फिर से देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार तकनीकी विषय पर पुस्तक लेखन हेतु फर्स्ट है 2,000 रुपया, सेकेंड है 10,000, फर्स्ट है 20,000 रुपये, सेकेंड 10,000 रुपये, थर्ड है 7,000 रुपये। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य और गजल संग्रह हेतु, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो हैं काव्य और गजल संग्रह हेतु होते हैं। फर्स्ट है 20,000, सेकेंड है 10,000 और थर्ड है 7,000। ये दोनों सेम है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हैं जो सेम है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार तकनीकी विषय पर पुस्तक लिखन हेतु होता है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य व गजल संग्रह हेतु है। नेक्स्ट बस थोड़ा सा है, खत्म ही हो जाएगा अब देर में। प्रेमचंद्र पुरस्कार कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक और गद्य लेखन हेतु दिया जाता है। प्रेमचंद्र पुरस्कार कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य लेखन हेतु दिया जाता है। इसमें भी प्रथम पुरस्कार 20,000, सेकंड 10,000 और थर्ड 7,000, मतलब तीनों में प्राइज मनी सेम है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, प्रेमचंद्र पुरस्कार हो या तो आपको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हो। देखिए यहाँ भी 20,000, 10,000, 7,000, 20,000, 10,000, 7,000 है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जिस तकनीकी विषय पर पुस्तक लेखन हेतु, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य व गजल संग्रह हेतु, और प्रेमचंद्र पुरस्कार कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य लेखन हेतु दिया जाता है, जिसमें प्राइज मनी सेम है, फर्स्ट 20,000, सेकेंड 10,000, थर्ड 7,000। अब एक है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार, ये एक आदमी को दिया जाता है। व्यक्तिगत राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार एसएजी तक प्लस राजपत्रित कर्मचारी को दिया जाता है। ये 3,000 रुपया 4 सदस्यों को दिया जाता है, 3,000। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार। अब है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार, ये सबसे अच्छा है। रेल यात्रा, आप कहीं जा रहे हैं तो उसका यात्रा किए तो उसमें क्या क्या अनुभव किए उस पर आप किताब लिखिए, और ये सभी नागरिकों को दिया जाता है, सभी भारतीय नागरिक शामिल हैं इसमें। 3,000 शब्दों में रेल यात्रा वृत्तांत लिखने पर फर्स्ट प्राइज 10,000, सेकेंड प्राइज 8,000 और थर्ड प्राइज 6,000, और संतावना के लिए बोलिए या प्रेरणा के रूप में 4,500 सदस्य को और को दिया जाता है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार 3,000 शब्द लिखना है, फर्स्ट बनी 10,000, सेकेंड 8,000, थर्ड 6,000 और प्रेरणा के रूप में 4,500 सदस्य को। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता जो कि होती है, हर साल होती है, फर्स्ट 6,002 सदस्य को और सेकंड 4,002 सदस्य को। निबंध लिखना है, तो फर्स्ट 6,002 सदस्य को और सेकंड 4,002 सदस्य को दिया जाता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार, ये बहुत बड़ा प्राइज मनी है, तो ये पूछ सकता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार भारतीय नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन हेतु ये दिया जाता है, राजभाषा गौरव पुरस्कार। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको फर्स्ट प्राइज के रूप में 2,00,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 1,25,000 रुपये और थर्ड प्राइज 75,000 रुपये मिलेंगे। आप रेलकर्मी हैं तो फर्स्ट प्राइज 1,00,000, सेकेंड प्राइज 75,000 और थर्ड प्राइज 60,000 मिलेंगे। किसी यूनिट या डिवीजन में 20,000 प्लस हिंदी शब्द लिखने हेतु भी प्राइज दिया जाता है। आप हिंदी में काम कीजिए, आपको प्राइज मिलेगा 20,000 प्लस हिंदी शब्द लिखने हेतु। फर्स्ट प्राइज 5,000 2 सदस्य को, सेकेंड प्राइज 3,000 3 सदस्य को और थर्ड प्राइज 2,000 5 सदस्य को। फर्स्ट प्राइज 5,000 2 सदस्य को, सेकंड प्राइज 3,000 3 सदस्य को, थर्ड प्राइज 2,005 सदस्य को। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाता है। विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जीएम द्वारा दिया जाता है। रेल सेवा पुरस्कार डीआरएम द्वारा।
आवेदन 2024 से HRMS पोर्टल पर उपलब्ध है और उसमें आवेदन होता है इसका। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप और भी वीडियो ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करें। अगला बार मैं इसका टॉप MCQ लाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपसे सभी क्वेश्चन बन पा रहे हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।